जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। अगर आप आर्मी जीडी से हैं या क्लर्क से हैं या फिर अग्निवीर आप वायुसेना की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि अग्निवीर आ गया है, सभी के लिए आपका क्वेश्चन समान रूप से आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं पहले आप ट्राई करिएगा कि इसका आंसर क्या क्या होने वाला है, उसके बाद मैं आपको सभी का आंसर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लानेट। यानी कि यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा चूज़ कर लीजिए और उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यहीं पर आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह जो है ये आपका मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए, देखिए यहाँ पर सबसे क्या है स्मॉलेस्ट, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट करिएगा। यानी स्मॉलेस्ट है और ये क्या है तो बिगेस्ट है। ठीक है, बिगेस्ट प्लानट है। अगर टोटल प्लानट के बारे में बात करूँ तो कितने प्लानट हैं टोटल, यहाँ पर 8 प्लानट्स हैं। कितने हैं, 8 प्लानेट्स हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन को देख लीजिए कि यहाँ पर ऋग्वेद काल में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती थी। तो ऋग्वैदिक काल में कौन से देवता थे जिनको मुख्य रूप से पूजा किया जाता था। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। पहला है इंद्र, विष्णु, सूर्य और त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इंद्र देवता उस टाइम के प्रमुख देवता थे। ठीक है, इनको पूजा जाता था। यहीं पर आपके सामने में क्वेश्चन आता कि देवी, यहाँ पर तो है देवता, यहीं पर आपका आता कि आपका प्रमुख देवी कौन थे जिसकी पूजा किया जाता था। तो याद कर लीजिए उषा, यानी कि उषा जो थी उस टाइम की प्रमुख देवी में माने जाते थे और उनका पूजा किया जाता था। और देवी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अप्सराएँ के नाम सुने होंगे। ठीक है, वो सब उस टाइम के देवी थे। ठीक है, और इसके बारे में पॉइंट और भी कुछ याद कर लीजिए। तो सबसे बड़े देवता कौन थे तो इंद्र थे। उसके बाद देवता की मैं बात करूं तो अग्नि का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अग्नि देवता ये दूसरे नंबर के सबसे बड़े देवता थे। उसके बाद क्या होगा, सोम देवता जो थे तीसरे नंबर के थे। और चौथे नंबर पर आपका रुद्र का आपने नाम सुना होगा। रुद्र चौथे पर थे और 5वें पर जो थे वो विष्णु थे। कौन थे, विष्णु थे। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट याद करने हैं। आप एग्जाम में इतना डिटेल तो नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मुख्य देवता तो इंद्र और देवी की बात करूँ तो उषा थे। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से कई बार पूछ लिए गए हैं, जो कि सामने आपका क्वेश्चन जो है। पहले अपना आंसर आप मैच करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। यानी कि 1885 जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट बताता हूँ, उसको आप लोग नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो बना था, जो फॉर्म हुआ था, स्थापना हुआ था, वो 1885 में हुआ था। इसके टोटल 4 सेशन हुए थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 सेशन हुए थे। तो आपको 4 सेशन आपको याद रखने हैं, प्लस आपको कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है, और इसके अध्यक्ष कौन थे आपको ये भी याद रखना है। तो बहुत ही आसान है, मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो हुआ था आपका 1885 में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, दूसरा हुआ था 1886 में। देखिए यहाँ पर पूरा सीरियल वाइज है, इसलिए मैं कहता हूँ आसान आपका है। तीसरा हुआ था 1887 में हुआ था और चौथा जो हुआ था 1888 में हुआ था। देखिए पूरा सीरियल नंबर पर है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो 4 अधिवेशन हुए थे। पहला आपका 1885 में, जो कि ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। ठीक है, आप ये भी याद कर लीजिएगा, ये प्रेसिडेंट थे और स्थान कहाँ था तो बॉम्बे था। और कब हुआ था 1885 में। दूसरा की मैं बात करूँ तो दूसरा हुआ था कलकत्ता में। देखिए एक पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात है, अब बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। मैंने बॉम्बे यहाँ पर इसलिए कहा गया था उस टाइम की बात था। कलकत्ता को CULCUTTA करके लिखा जाता था, लेकिन अब KO से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा, इसे पता होगा आपको। ठीक है, दूसरा आपका 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ पर
दादा भाई नौरोजी थे, ये भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा जो हुआ था ये हुआ था आपका मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके सैयद, मैं यहाँ कहता हूँ सैयद बदरुद्दीन, ठीक है। और चौथा जो हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में, कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको अंग्रेज़ थे, ठीक है, जिसका नाम था जॉर्ज यूले, JORG, जॉर्ज यूले नाम था, ठीक है। प्रथम अंग्रेज़ यही थे। तो 4 अधिवेशन हुआ था। तो सारा पॉइंट आप लोग याद करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आता है क्वेश्चन के अलावा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या है, यानी कि द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि पोर्ट ब्लेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग सारे स्टेट का कैपिटल याद रखना है आपको, और इसके जो CM हैं और गवर्नर है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो पेरिस ओलंपिक में जो 2024 में हुआ था, ठीक है, वो भारत ने कितने पदक जीता था। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि भारत ने टोटल 6 पदक जीता था, ठीक है। 6 पदक में से जो था एक था आपका सिल्वर और 5 था आपका ब्रॉन्ज था, ठीक है। ये आप एग्जाम में आ सकते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपका 6 था, ठीक है। जिसमें से कि आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, ठीक है, एक उनको मिला था। दूसरा जो इंडियन जो हॉकी टीम है उनको मिला था। इसके अलावा 4 लोग और थे, उनको मिला था। तो याद रखिएगा। और साथ में इसमें 1-2 पॉइंट और भी है, उसको भी याद रख लीजिए। ये जो ओलंपिक था ये 33वें नंबर का 33वां ओलंपिक था, ठीक है, 33वां ओलंपिक था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर है, तो फ्रांस में है। और 34वां जो ओलंपिक होगा, ठीक है, 34वां ओलंपिक जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। लॉस एंजल्स कहाँ है, तो USA यानी कि अमेरिका में होने वाला है 34वां, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए। इसके अलावा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन है कि किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी कि कौन से कमी से डायबिटीज़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, शुगर, इंसुलिन, कैल्शियम और विटामिन। यहाँ पर इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर बी है तो बिल्कुल सही है। बाद में क्लास अच्छा लग रहा है आपको तो एक बार लाइक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है, क्यों जितने सारे व्यू आते हैं लाइक उतने नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास को, और क्लास को जब भी देखिएगा आप लोग फोकस करके देखिएगा और लास्ट तक देखने का कोशिश करिएगा। अब अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अक्रिय गैस की खोज किससे जुड़ी है, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने अक्रिय गैस की खोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन जो है JB प्रिस्टले, लेवोशियर और कैवेंडिश और रामसे, यानी कि रामसे जो थे ये आपके अक्रिय गैस की खोज किया था, जिसका पूरा नाम क्या था, विलियम रामसे जो थे ये अक्रिय गैस की खोज किया था, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक आयरन में हीटर तत्व किसका बना होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो होता है, हीटर यानी कि गर्म करने वाला जो तत्व उसमें लगा रहता है, वो किसका बना होता है। क्या नाइक्रोन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, कॉपर का बना होता है, या फिर आयरन का बना होता है। तो ये जो बना होता है ये आपका नाइक्रोन का बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आ जाइए। आगे दिया गया है कि बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, क्या साइट्रिक एसिड कहा जाता है, टार्टरिक एसिड कहा जाता है, या सोडियम का बाइकार्बोनेट, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहा जाता है। देखिए साइट्रिक एसिड जो होता है खट्टे सब्जी या फल में पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना।
अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी जो है किसका मिश्रण है, एलपीजी किसका मिश्रण है, तो एलपीजी जो है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आप एग्जाम में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है आपको ये भी पूछ लिया गया है, तो एक बार आप लोग एलपीजी का फुल फॉर्म कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, पता होगा तो। अगर नहीं पता है तो एक बार सर्च ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए ऑप्शन जो है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और प्रिंटर। देखिए आप तीनों क्या है यहाँ पर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा नहीं है, तो प्रिंटर क्या है एक आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कितना कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही हैं। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टार, बस, रिंग और ट्री। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं ना, तो ट्री टोपोलॉजी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी होता है, बट ट्री टोपोलॉजी नहीं होता है। देखिए आपको कंप्यूटर में डर लग रहा है ना, देखिए कंप्यूटर आपका एक ऐसा सेक्शन है आप एग्जाम में जो कि आपका स्कोरिंग होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे से डरते हैं। कंप्यूटर में आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट बुक जो ई बुक है हमारे पास वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ई बुक लेने के लिए आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। ई बुक के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना होता है, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो कॉस्ट जितना आता है वो थोड़ा सा हम लोग वहन कर सकें। वैसे फ्री में देना स्टार्ट कर देंगे तो हम लोग जितना टाइम जाता है वो नहीं हो पाता है। चलिए अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, और ये लेकिन इसके अलावा देख सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर का पढ़ेंगे आप लोग तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल होता है, जिसका आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का देख सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, टैली जो सारा जो होता है, ठीक है, ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डायरेक्टली सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है कौन सा मेमोरी है। ऐसा कौन सा मेमोरी है इन ऑप्शन में से जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होता है, सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, सभी सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। देखिए यहाँ पर कैश मेमोरी, बैकअप या फिर मेन या फिर ऑक्सिलरी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि मेन मेमोरी जो होता है वो क्या करता है डायरेक्टली कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण नहीं है, कौन सा जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या होता है ईमेल जो हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, किस का यूज़ करते हैं, कौन सा इसमें से नहीं है आपको वो बताना है। जैसे कि आउटलुक, जीमेल, याहू मेल या फिर बिंग। अब देख सकते हैं आउटलुक क्या होता है, मेल सर्विस प्रोवाइड करता है। जीमेल तो जानते ही हैं, ये आपका मेल सर्विस प्रोवाइड करता है, याहू मेल भी। लेकिन बिंग क्या है, बिंग जो है आपका एक सर्च इंजन है, क्या है सर्च इंजन है। ये आपका इसमें ING, ठीक है ना, सर्च इंजन है। तो यानी कि बिंग क्या है, जैसे आप गूगल जो है ना, जैसे गूगल है वैसे ही क्या है आपका एक बिंग है, ठीक है। बिंग जो माइक्रोसॉफ्ट का है ये सर्च इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है, नहीं है ये। बाद बाकी आउटलुक, जीमेल और याहू मेल क्या है, ये आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है ये। अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कि इतना रुपये को यानी 14,175 रुपये को इस अनुपात में ABC के बीच विभाजित किया जाता है, तो A और C के बीच हिस्सों का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इतने रुपये को यानी 14,175 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, बांटने के बाद A और C में अंतर कितना है वो पता करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, कैसे बनाएंगे सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पर जैसे 2/3 है, अनुपात में 3/5 है और अनुपात में 5/6 है। अब ऐसा कर लीजिए, नीचे वाला का सारा का एलसीएम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नीचे वाला को एलसीएम कर लीजिए। 3, 5 और 6 का एलसीएम करेंगे ना तो 30 आ जाएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब क्या करिए, नीचे वाला से इसमें भाग लगाइए आप, 3 से भाग लगाएंगे, 30 में तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा।
तो 10 को गुना करिए कितने, 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर 20, ठीक है। अनुपात कर दीजिए, 5 से भाग लगा दीजिए, फिर 30 में लगा दीजिए, तो 5 छक्के 30, 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया तो 6 को ऊपर से बड़ा गुना कर दीजिए, 6 तिरिक 18, 18 अनुपात में। अब देखिए वैसे ही इसमें इससे भी करिए। आप देखिए 6 से करेंगे ना, ये माफ़ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भाग गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 से आप लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ये। अब 5 गुना करेंगे 5 में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, तीनों का रेशियो निकल चुका है। अब क्या करिए, अब यहाँ से जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करिए। एक तो तरीका कैसा है कि आप लोग ऐसा मान लीजिए, देखिए 20x प्लस में 18x प्लस में 25x बराबर में 14,175, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि A और C में कितना डिफरेंस है, 5 का, यानी ये 5x हो जाएगा। जितना यहाँ पर x का वैल्यू आएगा आप 5 से उसमें गुना कर देंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये भी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। और वैसे भी आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कैसे करिए आप, देखिए यहाँ पर 14,175 लिख दीजिए गुना में। अब A और C में डिफरेंस कितना का है, A और C में डिफरेंस कितना का है, तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 कर दिए ऊपर में। और अब तीनों को जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो 20, 25, 45, 53, 63 हो जाएगा। अब जितना काट के आएगा ना यही आपका आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लीजिए। अब 7 3 देखिए 7 से कट रहा है, 7 9 63। अब 7 से काटेंगे, 7 दूना में 14, 0 7 दूना में 14, 7 पंजे 35, इतना आ गया। अब 9 से काट लीजिए इसको, 9 से काटेंगे यहाँ पर ना कितना आ जाएगा, ये 9 दूना में 18, 2 2 9 दूना 18, 9 45, यानी कि 225 गुना में कितना आ जाएगा, 5, 225 गुना में 5। अब दोनों गुना कर लीजिए, 5 पंजे 25 का 5 में 2 22 पंजे 110, 112, यानी कि 1125 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप एक्स मान के समझ में आता है तो एक्स मान बना लीजिए, ये समझ में आया तो इससे बनाइए। आप इससे बनाएंगे तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद औसत क्या ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी चीज़ निकल जाएगा क्या कैसे बनाना है। देखिए 17वीं पारी मतलब क्या हुआ है इसका, कि 16 पारी उसने खेल लिया है, उसका कुछ ना कुछ औसत होगा। उस औसत में देखिए 16 पारी खेल चुका है, उस औसत में अब क्या बढ़ गया, अब 3 बढ़ गया ना। क्वेश्चन समझिएगा, 16 पारी में जितना औसत था, 16 पारी में जितना औसत था उसका, उस औसत से 3 बढ़ गया। कब, जब 16 पारी में जितना रन था उतना रन में 97 जोड़ देंगे तब। क्लियर है। तो बोल रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। 17वीं पारी के बाद देखिए मैं मान लेता हूँ कि कितना है, 16 मैच में क्या है, 16 मैच में उसका औसत कितना है, एक्स था। क्या था, एक्स क्या है, उसका एवरेज था, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पर, टोटल इसका रन कितना हो जाएगा, टोटल रन कितना हो जाएगा 16 मैच में कितना हो जाएगा, 16 मैच में कितना हो जाएगा, टोटल निकालेंगे तब, यानी कि 16x हो जाएगा। समझिएगा। अब क्या किया, 16x जो था टोटल था रन, उसमें 17वां पारी खेला, 97 रन ऐड किया। क्या किया, 17वां रन ऐड किया, यानी कि 97 रन ऐड किया। अब क्या करिए, अब उसका औसत कितना था, पहले x था, अब x में 3 बढ़ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा था। अब ये टोटल है ना, इसमें भी आप टोटल कर दीजिए। इसका टोटल निकालने क्या करते हैं हम लोग, कुल पारी और उसका औसत गुना करते हैं तो कुल निकल जाता है। 17 से गुना कर दीजिए, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया था, 16 और x गुना कर दिया था कुल रन निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या करिए, 16x प्लस 97, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 17x प्लस में 17 51। अब देखिए 17 में से 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। 97 में से 91 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 46 बच जाएगा। 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 5 गया तो 4। अब x क्या बना था आपने, 16 पारी का औसत था ना, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में 17वीं पारी का। 17वीं पारी में कितना बढ़ा, 3 बढ़ा ना, और ये 16 पारी का था ना, यानी कि 36 प्लस में आप 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 49 17वीं पारी में। तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर
आपका बी था। यही क्वेश्चन कहता है कि 16 पारी में उसका औसत कितना है, तो आप एक्स का डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन 17वीं पारी में 3 बढ़ गया था, 3 इसमें ऐड कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बस समझिएगा, क्वेश्चन मैं कैसे बता रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो, पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे आंसर से मैच करिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से दोगुना समय लेता है। एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से दोगुना समय लेता है और जेड से 3 गुना अधिक समय लेता है। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है वाई अकेले कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए, जो जितना अधिक समय लेगा उसका कार्य करने की क्षमता उतना कम होगा। जो कम समय लगाएगा उसका क्षमता अधिक है, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका पावर ज़्यादा है। ऐसे हम लोगों को समझते हैं ना। अब क्या करता है, एक्स जो है वाई से दोगुना समय लेता है ना, यानी कि वाई क्या है, इससे दोगुना पावर इसमें है, उसका एफिशिएंसी है। और जेड से 3 गुना अधिक समय लेता है। कौन? एक्स के बारे में कह रहा है। यानी कि एक्स से 3 गुना अधिक पावरफुल कौन है? जेड है, तभी तो उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। एक्स ना कमज़ोर है इसीलिए ना, अगर वो भी पावरफुल होता तो इससे भी कम समय लेता। समझिएगा। यानी क्या होता है, जिसके पास जितना अधिक पावर रहेगा वो उतना कम समय लेगा, जो ज़्यादा समय लगेगा उसके पास पावर कम रहेगा। तो वही होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कार्य करने का समय लगने में और कार्य ख़त्म होने में कितना कम टाइम लगा है, यही पावर में डिफरेंस होता है। समझिएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन बनाने का। एक्स वाई जेड मैंने किया, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिएगा। मैं मान लेता हूँ कि एक्स ने, यहाँ पर करता हूँ डे, एक्स ने एक्स दिन लिया, ठीक है। तो वाई कितना लेगा, इससे दोगुना समय लेता है ना, यानी कि ये दोगुना कम समय लेता है। एक्स बराबर 2 कर दिया। देखिए यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ पर एक्स दोगुना टाइम लेता है वाई से, ठीक है ना। अगर एक्स टाइम लेता है तो ये दोगुना इससे लेता है, यानी कि दोगुना कम समय लेता है वाई एक्स से, इसीलिए मैंने यहाँ कर दिया। अब देखिए एक्स लेता है, एक्स दिन लेता है, तो जेड से कितना, जेड से 3 गुना समय लेता था ना एक्स ना, ये क्या हो जाएगा, जेड क्या होगा, एक्स से 3 गुना, यानी कि 3 से भाग लगा दिया मैंने। समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बटा में 1 कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा काम करने का, ठीक है, उसका पावर कितना हो जाएगा। तो जितना अधिक समय लगेगा उतना कम काम करेगा। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। नीचे 1 है तो मैं ऊपर 1 कर देता हूँ, एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 बटा में एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 बटा में एक्स, क्षमता उसका हो गया। अब क्या करिए, मान लीजिए यहाँ पर कि जो एक दिन में कितना काम होता है, लेकिन आप 2 दिन काम किया ना, तो मैं क्या कर दूँगा, 2 से सब में गुना कर दूँगा। 1 बटा में एक्स प्लस में 2 बटा में एक्स प्लस में 3 बटा में एक्स, ये इसका एक दिन का काम है, ये गुना कर दूँगा 2 से, 2 यानी कि ऊपर में 2 से गुना है। अब देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ऊपर में जाएगा 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और यहाँ तो गुना 2 है ही, ठीक है। जब काम खत्म हो जाता है, 2 दिन में काम खत्म कर लेता है ना, काम जब खत्म हो जाता है तो उसके बराबर में हम लोग 1 रखते हैं। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो समझ में आएगा ये। अभी मान के चलिए कि अभी जितना टोटल काम खत्म हो जाएगा ना, तो बराबर में हम लोग 1 रखते हैं। कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 और 3 6, ऊपर में 2 से गुना है, 6 दुना में 12, यानी कि 12 बटा में एक्स बराबर में 1 है। यानी कह सकते हैं कि एक्स बराबर में कितना है, 12 है। एक्स बराबर में 12 हो गया, तो एक्स क्या हुआ, यानी एक्स क्या माना था हमने, तो एक्स कितना दिन लेता है, तो 12 दिन लेता है ना। तो वाई कितना लेगा, 6 दिन ही नहीं लेगा ना, क्योंकि एक्स बटा में 2 है यहाँ पर, तो 12 बटा में 2 हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। वैसे भी समझिए कि अगर एक्स लेता है 12 दिन, तो किससे, वाई से दोगुना टाइम लेता था ना, यानी 6 दिन लेता होगा ना, ये 6 दिन लेता होगा। तो वाई क्वेश्चन पूछा था वाई कितना दिन लेगा, तो 6 दिन लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहे हैं। एक ट्रेन एक स्थान जैसे ए से बी तक 90 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आती है। यदि उसने कुल इतना समय लिया है, 14.2 बटा में 3 घंटे का समय लेता है, तो ए से बी की दूरी कितना है।
क्वेश्चन समझिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ये है ए, ये है बी। कोई व्यक्ति या ट्रेन या कुछ भी यहाँ से लेकर यहाँ जाएगा और फिर यहीं से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो उस टाइम क्या होता है, तो उसका एवरेज स्पीड हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये देख लीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई होता है। एक्स क्या है, जाने का समय स्पीड, और वाई क्या है, आने का स्पीड। तो देखिए जाने गया 90, ठीक है, 90 गया तो 90 गुना में 75 आने का, और ये 90 प्लस में 75 हो जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड निकल गया ना। अब देखिए इसका अब क्या निकालेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो देखिए डिस्टेंस का यानी कि दूरी पूछ रहा है ना, इसके बीच की दूरी। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड तो निकल गया आपका, एवरेज स्पीड, यानी कह सकते हैं इसका एवरेज स्पीड कितना है। अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, अभी काटूंगा नहीं अभी मैं। बटा में कितना हो जाएगा, 5 9 7 165 हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितना आपका निकल गया, 90 गुना में 75 बटा में 165 गुना में टाइम कितना लगा गया, देखिए 14.3 2 बटा में 3 है, तो 14 या 42 और 2 44 बटा में 3 इसको लिख सकते हैं ना। और टाइम कितना है, 44 बटा में 3। इस फार्मूले से स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड ये है और टाइम ये है। अब काट के निकाल दीजिए, वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 से काटूंगा ना, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये 15 से कट रहा है, 15 का 15 15 का 15 15 दूना में 30, 2 बच रहा है यहाँ पर। 11 से काटूंगा तो 11 चौका में 44, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ 75 बच रहा है, और यहाँ पर 4 बच रहा है। यानी 2 गुना में 75 गुना में 4 कितना निकल जाएगा, 4 दूना 150 300 600 निकल जाएगा, यानी कि 600 किलोमीटर हो गया। यानी कह सकते हैं कि टोटल दूरी कितना है, 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने का कोशिश करिएगा। मैं अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाद में क्या आप लोगों को पता है तो बस आंसर मिलाइए, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है। क्रय मूल्य क्या है, ये क्रय मूल्य है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया ये, और ये आपका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, ठीक है। ये आपका दिया गया है कॉस्ट प्राइस। तो पहली वस्तु पर 20% का हानि होता है और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ, यानी इसमें क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है ना। इसमें लॉस होता है और इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर, इसमें लॉस, इसमें प्रॉफिट। तो कुल रहा है, कुल लाभ और कुल हानि कितना है ये पूछ रहा है। तो पहले क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर पहले टोटल आपका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए और टोटल आपका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, तभी तो समझ में आएगा कि लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा आप लोगों को, सॉल्व आपको यहाँ पर करना है। कोई क्वेश्चन तो लिखने में तो हो सकता है लेंथी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए पहले का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि फार्मूला पता होना चाहिए आपको। देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, जब लॉस होता है तो याद कर लीजिए, सेलिंग प्राइस बराबर में क्या होता है, माफ कीजिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है, 100 माइनस में लॉस परसेंटेज होता है। वही बात सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट। मैंने ये फार्मूला क्यों बताया है, क्योंकि देखिए बाद में क्या हुआ है, बाद प्रोडक्ट पर ये क्रय मूल्य दिया था, आपको यहाँ विक्रय मूल्य निकालना था और यहाँ लाभ दिया था, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया। बटा में कितना हो जाएगा, 100। इन दोनों फार्मूला का आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मैं तो इरेज कर देता हूँ पहले। अब यहाँ गौर करिए, पहले का क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का मैंने क्या बताया, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ था ना। तो 470 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको पहले पर आ जाएगा 587.3 आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा कॉस्ट प्राइस।
और यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, आपको दिया ही है। तो टोटल पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो 587.3 प्लस में 470, पहले इसको निकाल लीजिए टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आपका इसका दिया ही था, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1057.5 हो जाएगा। ये 5 आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव में, ठीक है 5 है, इतना निकल जाएगा। अब निकाल लीजिए इसका क्रय मूल्य दिया है ना, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 470 दिया गया है। अब मैंने क्या बताया था, 100 प्लस में लाभ होगा, फॉर्मूला में बताया था 100 और प्लस में 20% का लाभ हुआ ना, तो 100 और प्लस 120 कितना हो जाएगा, 120 बटा में 100 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 564। तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो इसका तो दिया है कितना आपका 564, अब दूसरा क्या दिया है आपका 470 दिया है 470। तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा 1034 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस इतना हो गया और कॉस्ट प्राइस इतना हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस क्या है कम हो गया आपका, तो लॉस ही होगा ना। तो लॉस कितना होगा पहले ये देख लीजिए, लॉस कितना होगा पहले वो निकाल लीजिए आप लोग। तो लॉस निकालेंगे आपको तो कितना हो जाएगा 1057.5 माइनस में 1034, आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23.5 आ जाएगा ये। अब देखो डायरेक्टली आपका लॉस परसेंट निकाल लीजिए, लॉस परसेंट निकालने के क्या करेंगे हम लोग 23.5 बटा में क्रय मूल्य कितना दिया है आपका, टोटल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको। टोटल क्रय मूल्य कितना है तो ये 1057, ठीक है 1057.5 गुना में 100। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप बनाइएगा, कभी कभी इतना लेंथी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान है, बस एक ही चीज़ को कई बार हमने करा है। देखिए कॉस्ट प्राइस निकाला मैंने, सेलिंग प्राइस निकाला हमने, फिर लॉस परसेंट निकाला। तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस कितना लॉस हुआ बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तीनों दिया गया है। यदि घनाभ को पिघलाकर इसको पिघलाकर क्या करता है, एक घन बनाता है, तो कितना है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाया जाता है। तो घनों की संख्या कितना ये पूछ रहा है, इसी को पिघलाकर बनाया जाता है ना, तो दोनों का तो आयतन बराबर ही रहेगा। लेकिन इसका क्या है, एक घनाभ है यानी क्यूबॉइड है और यह क्यूब है, तो एक ही घन है, छोटा घन है, तो नंबर और पीसेस कितना बढ़ जाएगा, ये टोटल आपका एक ही है और ये कई सारे बन जाएंगे। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे। यानी कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल क्यूब्स कितना निकल जाएगा, इसको निकालने क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट अपॉन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दिया ही आपको 14 गुना में 12 गुना में 8 बटा में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, यानी कि तो 2 गुना में 2 करना पड़ेगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 2 से काटूंगा छक्के, 2 से नहीं काटूंगा तो 4, यानी कि 7 गुना में 6 गुना में 4 कितना आ जाएगा, 7 छक 42, 4 दूना में 8, 4 चौका में 16, यानी कि 168। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो इतना आप लोग का आंसर आ जाएगा। बस आपको मेन क्या था, इसको ये फार्मूला आपको याद रखना था, ये फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैथ में जितने भी चैप्टर है ना, जैसे मेंसुरेशन का और भी जैसे कि ट्रिगोमेट्री का, ये सब फार्मूला याद कर लीजिएगा। और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने सारे फार्मूला है फार्मूलों को याद कर लीजिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। विधि ने
राधा को 2 साल के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 दिया। यदि विधि ने इसे राधा को 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर दिया होता तो उसे कितना हानि होता। देखिए जानते हैं हम लोग, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा, साधारण ब्याज पर उसको लॉस होगा उतना ही समय में, उतना ही परसेंटेज पर, लेकिन कितना लॉस है वो पूछ रहा है। तो लॉस क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का क्या होता है, माफ़ कीजिएगा, दोनों का क्या होता है, ब्याज समान ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही भी ब्याज लगता है। तो वही दोनों में डिफरेंस हो जाता है, वही निकालना है। इसका तो आसान तरीका है कि इसका फार्मूला लगा लीजिए, इसका फार्मूला लगा के बना लीजिए और दोनों घटा दीजिए, वैसे निकल जाएगा। नहीं तो एक आसान तरीका ये है, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान ही रहता है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 का 5%। 1 साल के लिए 0 काटेंगे यानी कि 400 निकल जाएगा। तो पहले वर्ष में कितना रहेगा, पहले वर्ष में दोनों का तो समान ही रहेगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ समझने के लिए। लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में भी ब्याज समान ही रहेगा दोनों का, लेकिन क्या बढ़ जाएगा इसमें, तो ब्याज पर जो ब्याज लगता है ना वो बढ़ जाता है। यही डिफरेंस है, समझिएगा। प्रिंसिपल जो ब्याज इतना है ना उतना लगेगा ही, लेकिन दूसरे वर्ष में इसका क्या बढ़ जाएगा, दोनों में इस पर जो ब्याज लगेगा ना, ब्याज पर ब्याज लगेगा, वही तो अंतर हो जाता है ना। तो वही डिफरेंस होता है, ठीक है, समझिएगा, वही डिफरेंस। यानी डायरेक्टली आप क्या निकालेंगे, 400 का कितना निकालेंगे, 5% निकाल दीजिए, 4 पंचे 20, 20 आपका आंसर निकल गया। ये देखिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक तो ये है कि फार्मूला लगा के बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। आप कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा लीजिए, साधारण ब्याज का फार्मूला लगा लीजिए, आप दोनों घटा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताया, समझाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ब्याज पर जो ब्याज लगता है ना वही दोनों में डिफरेंस होता है। तो वही मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। 1 वर्ष का ब्याज 400 होता है ना, जो कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही रहता है। दूसरे वर्ष में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज जो बढ़ेगा वही तो अंतर होगा ना। तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, आपका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना, कितना का लॉस। इस पर 40 रुपये अधिक हो जाएगा, 40 रुपये कम, 20 रुपये कम, ठीक है ना। तो वही डिफरेंस है, तो वही डिफरेंस पूछ रहे हैं, हानि इसका है 20 रुपये का। क्लियर है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। अब देखिए, जिसमें वृद्धि या कमी हुई उसको बनाने के लिए, इसमें कि 2 एलिमेंट 2% दिया हो ना, उसको बनाने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, +-x +-y +-xy बटा में 100 बताया था मैंने। देखिए अगर बढ़ेगा तो प्लस का यूज़ करेंगे, घटेगा तो माइनस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर साइन क्या लगाएंगे, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। और साइन क्या लगेगा, बड़े संख्या का। लास्ट में अगर आंसर माइनस में आता है ना तो वहाँ पर लॉस होगा, ठीक है, यानी कि कमी होगा। अगर प्लस में आपका आंसर आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा या फिर वृद्धि होगा, इंक्रीज़ होगा। अब इसी प्रिंसिपल पर, इसी फार्मूले पर बनाइए क्वेश्चन को। 15% बढ़ाया जाता है ना, तो 15% बढ़ाएंगे यानी कि प्लस में रहेगा ये। और बाद में 25% घटाया जाता है तो माइनस क्या करेंगे, 25 घटाएंगे। मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बढ़ेगा प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस लेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आता है। अब कितना हो जाएगा, 15 गुना में 25 बटा में 100। समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर हट जाता है, माफ़ कीजिएगा। बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों में, ये दोनों घटाऊंगा कितना आ जाएगा, ये तो माइनस में 10 आ जाएगा और माइनस ही रहेगा। यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर 15 गुना कर लीजिए तो 15 5 75 का 5 में 7, 15 का दुना 30 और 7 37। और 2 जीरो हटाएंगे ना तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। दोनों में माइनस माइनस है ना, दोनों जुट जाएगा और साइन लगेगा माइनस का। 10 3 13, 13.75%। ये आंसर माइनस में आ गया ना, यानी कमी हो गया। कितना कमी हो गया, तो 13.75 का कमी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर है, ऐसे इसको बनाएंगे। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। अब आपको देखिए दशमलव में दिया गया है नंबर और यहाँ इसका एचसीएफ निकालना है। तो ये एचसीएफ
एचसीएफ निकलेगा वैसे ही, बस दशमलव की बात है तो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट का कैसे हटेगा, देखिए इसमें जब 100 से गुना करेंगे ना तो पॉइंट यहाँ के बदले में यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो 2 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा। लेकिन पॉइंट इसमें गुना करेंगे तो एक ही अंक है ना, अपना मन से मुझे 810 करना पड़ेगा। देखिए पॉइंट यहाँ पर था, 2 अंक करना पड़ेगा ना, तब तो पॉइंट यहाँ पर आएगा ना। यानी सब में मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या 100 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना। ये दूसरा कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, 810 आ जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मैं अगर 100 से गुना करूँगा तो इतना आ जाएगा ना, इसमें 100 से गुना करूँगा तो इतना आ जाएगा, इसमें 100 से गुना करूँगा तो इतना आ जाएगा। अब तीनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, इन तीनों का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर 100 से गुना किया था, लास्ट में जितना आंसर आएगा ना उसमें आप लोग 100 से भाग लगा लीजिएगा, बस आंसर निकल जाएगा। क्योंकि अपना मन से मैंने 100 से गुना किया था तो अपना मन से उसमें 100 से भाग भी करना पड़ेगा एक्चुअल में आंसर डालने के लिए। मैंने तो बनाने के लिए किया है ना। पहले 25 और 208 में आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। 25 से एचसीएफ निकालेंगे दोनों का, 208 है, 25 अट्ठे में 200 घटा के 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, 8 त्रिक 24, 1 आ जाएगा 8, 1 अट्ठे 8, यानी कि इसका दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे 1 आ गया ना तो 1 और कितना 810 में कितना है, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा ना। तो एचसीएफ तो समझ गए कि 1 हो गया। लेकिन अभी हमने 100 से गुना किया था ना, इसमें आप लोग 100 से भाग लगा दीजिए। 100 से भाग लगाएंगे ना तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.01, ये आपको इतना आ जाएगा। 1 में 100 से भाग लगाएंगे इतना आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए तभी आपको आसान लगेगा। ये आपका व्यास दिया गया, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन आपको तब तक नहीं बनेगा जब आपका इसका फॉर्मूला पता नहीं होगा। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला होता है 3πr², ये फार्मूला होता है। इस पर लगा लीजिए, आर आपको निकाल लीजिए। आर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया है ना, तो व्यास दिया है आपका। व्यास से आप लोगों को आर निकालने के लिए, यानी कि रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उसमें 2 से भाग लगाना पड़ता है। उसमें 2 से भाग लगाना पड़ता है, यानी 3 पॉइंट में 5 हो जाएगा ये। या फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिए अभी, तो 3 तो है ही, ये 5/7 है। गुना में आर कितना हो जाएगा, 7/2, गुना में 7/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपका आंसर क्या आने वाला है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर बी आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन आपका जो है 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन है तो क्लास लेंदी हो जाएगा, तो अगले पार्ट में मैं इंग्लिश का बनाऊँगा। तो अगले पार्ट को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक जो होता है ना, हम लोगों का बहुत मोटिवेशन देता है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो क्लास लाने का और मन करता है।